नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी भारत की, जो अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की डीलिंग टेबल पर बैठा एक ताकतवर खिलाड़ी बन चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA ये दिखाता है कि अब भारत न केवल वैश्विक व्यापार का हिस्सा है बल्कि उसका रुख और रंग दोनों बदल चुका है। एक दौर था जब भारत सिर्फ टेक्सटाइल, चाय और IT सर्विसेज तक ही सिमटा था, लेकिन आज भारत सैन्य हथियारों से लेकर वंदे भारत ट्रेन तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर ड्रोन तक एक्सपोर्ट कर रहा है। आखिर ऐसा क्या बदला भारत में कि अब सारी दुनिया ट्रेड के लिए भारत की तरफ दौड़ रही है? क्या है आत्मनिर्भर भारत की नीति? क्या है मेक इन इंडिया का पूरा असर? 3 साल की बातचीत, दर्जनों मुलाकातें और लंबा इंतजार। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील यानी मुक्त व्यापार आखिरकार हो चुका है। लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाथ मिलाया और दस्तखत के साथ दोनों देशों के बीच एक नए व्यापारिक रिश्ते की दिशा में कदम बढ़ाए गए। इस समझौते के बाद अब दोनों देशों की जेब भारी तो होगी ही, कंपनियां भी कमाएंगी और आम आदमी को भी मिलेगा सीधा फायदा। यानी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फायदे का सौदा है। आज इनसाइड आउट में समझेंगे FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, भारत यूके के बीच हुए इस मुक्त व्यापार समझौते के मायने क्या है, दोनों देशों को इससे क्या फायदा होने वाला है, आम आदमी के लिए FTA कैसे फायदे का सौदा है, क्या होता है टैरिफ, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, टैक्स और टैरिफ में अंतर क्या रहता है, क्या होती है ट्रेड वॉर, भारत कौन सी टैरिफ पॉलिसी अपनाता है, भारत सबसे ज्यादा किन सामानों का आयात करता है, किन चीजों का भारत है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, टैरिफ का लोकल फॉर वोकल से कैसे है सीधा कनेक्शन। इन सब बातों पर एक एक कर विस्तार से बात करेंगे और देंगे आपको पूरी जानकारी। सबसे पहले समझते हैं भारत यूके फ्री ट्रेड डील आखिर है क्या और क्यों खास है। यह डील रातों रात नहीं हुई है, 3 साल से इस डील पर काम चल रहा था। बात शुरू हुई थी जनवरी 2022 में, जब ब्रिटेन के पीएम थे बोरिस जॉनसन। इस डील के होने का टारगेट टाइम 2024 तक का था, लेकिन डील साइन हुई 24 जुलाई 2025 को लंदन में। पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम कीर स्टारमर की मुलाकात के बाद, यानी देर आए दुरुस्त आए, भारत और यूके के बीच हुई इस डील का नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, शॉर्ट में FTA। इसका मतलब है कि दो देश मिलकर एक दूसरे के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स यानी कि टैरिफ या तो हटा देंगे या बहुत कम कर देंगे। इससे सामान सस्ता होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रक्रिया आसान होगी और बिजनेस को भी बेहद फायदा मिलेगा। भारत यूके डील के बाद कुछ चीजें सस्ती होंगी और कुछ महंगी, जैसे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन प्रोडक्ट्स यानी कपड़े, जूते, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे सी फूड, स्कॉच, विस्की और विदेशी ड्रिंक्स। स्टील और ज्वेलरी सस्ती होती हुई यहां से नजर आएंगी। इस डील के बाद जो उत्पाद महंगे हो सकते हैं वो है कृषि उत्पाद, जिनमें लग्जरी कारें और मोटरसाइकिल, कुछ मेटल और ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, अब आपको ये बताते हैं। इस डील से भारत को ब्रिटेन के बड़े बाजार में एंट्री पास मिल चुका है। हमारे 99% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स यूके में बिना टैक्स के जाएंगे, मतलब रिटर्न और मुनाफा सीधा बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में कारोबार करना आसान हो जाएगा, यानी स्टार्टअप, फार्मा, इंजीनियरिंग, फूड इंडस्ट्रीज और टेक कंपनियां वहां पर पैसा कमा पाएंगी, पैर भी जमा पाएंगी। लाखों नौकरियों के नए मौके भी भारत में खुलेंगे, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों की जरूरत भी बढ़ेगी। इस डील से ब्रिटेन को भी फायदा होने वाला है। ब्रिटेन के लिए यह डील ब्रेक्जिट के बाद सबसे बड़ी राहत है। अब उसे यूरोप की जगह भारत में एक भरोसेमंद, बड़ा और यंग बाजार मिल चुका है। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जैसे विस्की, लग्जरी कार, मेडिकल डिवाइसेस और फैशन आइटम्स भारत में सस्ते पहुंचेंगे। ब्रिटिश कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएंगी, जिससे भारत में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि ब्रिटेन की GDP को हर साल 4.8 बिलियन पाउंड यानी करीब 5,184 करोड़ रुपए तक का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील पर साफ कहा है, भारत के कृषि उत्पादों,
फूड इंडस्ट्री, कपड़े, जूते, समुद्री उत्पाद और रत्न आभूषण को ब्रिटेन में नया बाजार मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे आर्थिक ताकत और वैश्विक साझेदारी का मजबूत संकेत बताया है और कहा है कि इससे दोनों देशों के युवाओं को नौकरी और कारोबार के अवसर बराबर मिलेंगे। इस डील पर दस्तखत तो हो चुके हैं, लेकिन अब बारी है दोनों देशों की संसद से इसे पास करवाने की। इसके बाद डील 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगी, यानी आने वाले 10 सालों में दोनों देशों के बीच टैरिफ धीरे धीरे खत्म होगा, जिससे व्यापार और आसान होता हुआ नजर आएगा। भारत और यूके मिलकर एक सिंगल विंडो हेल्प डेस्क भी बनाएगा, ताकि दोनों देशों के बिजनेसमैन को कोई दिक्कत ना हो। यानी कह सकते हैं कि भारत यूके के बीच हुई यह डील महज कागजी समझौता नहीं है, बल्कि ये कमाई का कॉरिडोर है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, भरोसे का नया रिश्ता है। यहां दोनों देश कमाएंगे भी, बढ़ेंगे भी और एक दूसरे को मजबूत भी बनाएंगे। यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच एक बहुत ही बेहतरीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में भारत ने अपने सभी हितों को सुरक्षित रखते हुए ढेर सारे नए अवसर खोलने का काम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से किया है। जो भी सेक्टर्स भारत के लिए सेंसिटिव रहते हैं, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए, उदाहरण के लिए डेयरी है या राइस है, शुगर है, इन सब सेक्टर्स को खोला नहीं गया है, इन सबको सुरक्षित रखा गया है और भारत के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें हमें यूके से सामान मिलने में भारत को लाभ होगा, उसमें विशेष फोकस किया गया है। भारत में तो कैबिनेट अप्रूवल हो गया है परसों इसका। यूनाइटेड किंगडम में ये पार्लियामेंट के थ्रू जाता है, तो मेरे ख्याल से कुछ महीने लगेंगे। अब टैरिफ को भी समझते हैं, क्योंकि जहां व्यापार है वहां टैरिफ, टैक्स, रेसिप्रोकल टैरिफ, इन सब बातों का होना लाजमी हो जाता है। तो चलिए इन्हें भी समझते हैं। टैरिफ को सामान्य भाषा में टैक्स ही कहा जा सकता है, लेकिन टैक्स देश के अंदर की चीजों पर वसूला जाता है, जिसे इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस टैक्स के रूप में लोग भरते हैं। लेकिन टैरिफ लगता है विदेशी सामान पर, यानी इंपोर्टेड गुड्स पर। वो सामान जो विदेश में बन रहा है और भारत के बाजार में बिकने के लिए आ रहा है। अगर इसे सामान्य सी भाषा में समझना हो तो उदाहरण के तौर पर अगर जापान की वस्तु वहां पर 100 रुपए में मिलती है और भारत जापान के उस पर्टिकुलर सामान पर 20% का टैरिफ लगाता है, तो भारत में उस चीज की कीमत लगभग 120 रुपए हो जाएगी। ग्लोबल ट्रेड में जब भी एक देश से दूसरे देश में सामान जाता है तो उस पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ का मकसद क्या है और टैरिफ क्यों लगाया जाता है? दूसरे देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ के दो कारण हैं। सरकार का राजस्व यानी कि रेवेन्यू बढ़ाना और दूसरे घरेलू कंपनियों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि घरेलू कंपनियों को प्रोटेक्ट करना भी किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होता है। टैरिफ लगाने का पर्पस दो है। एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब वो जनरेट करने के लिए उसका एक तरीका है, और दूसरा है कि भाई अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब पता लगे कि जैसे चाइना से सारा सामान यहाँ पर आ रहा है और वो सामान इंडिया में बन रहा है, तो इंडिया में अगर बन रहा है और वहाँ से सस्ता आ रहा है तो इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजिकली चीज़ों के ऊपर टाइम टू टाइम सरकार जो है वो टैरिफ का रेट घटाती बढ़ाती रहती है। वो ट्रेड डेफिसिट है कि हम कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसको भी हम एक लिमिट के अंदर रख सके कि हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा ना हो। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है। इसके अलावा टैरिफ का पर्पज़ ये भी रहता है कि जो हमारी फॉरेन के गुड्स हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम से कम रहे और हमारे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले। अब बात रेसिप्रोकल टैरिफ की, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को ट्रेड वॉर में झोंक दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ का हिंदी में मतलब है पारस्परिक शुल्क, यानी जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है और दूसरा देश भी इसके जवाब में उसी अनुपात में या फिर
कम ज्यादा पर टैरिफ लगा देता है तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। अमेरिका की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि उसे लगता है कि वो अन्य देशों पर कम टैरिफ लगाता है, जबकि दूसरे देश उनसे ज्यादा टैरिफ वसूल रहे हैं। इसीलिए ट्रंप ने सरकार में आते ही जैसे को तैसे की पॉलिसी अपनाई। बहरहाल इस ऐलान का खामियाजा अमेरिका को भी कम नहीं हुआ। चलिए अब ट्रंप की बात नहीं करेंगे, बात टैरिफ की कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि टैरिफ ट्रेड वॉर की वजह कैसे बनते हैं। आर्थिक जानकार एक सुर में कहते हैं कि टैरिफ लगाने का रीजन ही अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर मकसद सुरक्षा से इतर कंपटीशन का हो जाए, व्यापार में एक दूसरे से बराबरी का हो जाए, तो फिर ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है। यूएस जिस प्रकार से वो उसको एज ए टैरिफ को एज ए वेपन यूज कर रहा है, एक स्ट्रेटेजी के रूप में कि मैं टैरिफ को ज़्यादा पहले उसने लगाकर लोगों को प्रेशराइज किया, लोगों को मजबूर किया कि वो मेरी टर्म्स पर आकर जो है वो बिजनेस करें या काम करें। तो वो एक उसका अलग तरीका है। लेकिन बाकी सभी कंट्री में ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कई बार कई चीज़ों के ऊपर रहता है और कई बार ये रहता है कि भाई हम अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, उसको फायदा देने के लिए इसको ऊपर नीचे करते हैं। सबसे मेन मकसद जो होता था अब तक वो होता था प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइडर टू द इंडियन प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब राजनीतिक वाली बात यह है कि हम कई बार ये भी चाहते हैं कि एक देश से का माल हमारे पास ना आए, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं ताकि दूसरे देश मंदा बेच दें और वो देश का माल नहीं आए। तो ये भी एक राजनीतिक है। टैरिफ का पता ही तब लगता है लोगों को जब उसका पर्पज प्रोटेक्शन की बजाय ट्रेड वार में बदल जाए, तब लोगों को पता लगता है, नहीं पता नहीं लगता लोगों को। देशों के विकसित होने की अलग अलग कैटेगरीज है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। लेकिन बात करते हैं दो तरह के देशों की, एक वो जो विकसित है और दूसरे वो जो विकासशील है। विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों को सपोर्ट की नजर से देखा जाता है, या फिर कहें कि ये अनसेड रूल है। लेकिन टैरिफ के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे देश पर भी टैक्स लगा बैठे जहां पॉपुलेशन के नाम पर पेंगुइन्स ही है। ऑस्ट्रेलिया के हर्ड द्वीप और मैकडोनल्ड द्वीप उन्हीं में से एक है। हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, आज भी हैं, पर आज जैसे चौथा नंबर आ गया, पांचवा नंबर आ गया, लाइमलाइट में आ गए। जब लाइमलाइट में आ जाए तो लैंड पुलिंग स्वाभाविक होती है। तो जितनी पोजीशन हमारी बढ़ेगी उतना नाम होगा और वो ट्रेड वार के रूप में बदल जाता है। अब इंडिया की टैरिफ पॉलिसी, हम तो जो चीज़ें बाहर से आएंगी उनका प्रोटेक्शन करेंगे और जो चीज़ें यहाँ हमें चाहिए, जैसे डीजल चाहिए, पेट्रोल, क्रूड ऑयल चाहिए, सारे डिपेंडेंट है। गोल्ड है, गोल्ड भी बाहर से काफ़ी आता है। अब ये इस तरह की चीज़ें, एडिबल ऑयल आता है। अब एडिबल ऑयल की जो चीज़ें हैं, आम कंजम्पशन की चीज़ें हैं, हमारे यहाँ महंगी पड़ती है, फिर भी मंगवानी पड़ती है। बहरहाल रेसिप्रोकल टैरिफ को समझने का एक आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ए शहर से बी शहर से आने वाले उत्पाद पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया जाता है। अब इसके बदले में बी शहर ने भी टैरिफ को 50% ही कर दिया। यह बात ए शहर को बिल्कुल रास नहीं आई और ऐसे में ए शहर ने बी शहर पर 20% टैरिफ और ठोक दिया। यानी बी शहर के उत्पाद पर अब 70% टैरिफ लगेगा इंपोर्ट होने पर। अब ऐसे में बी शहर भी चुप तो नहीं बैठने वाला है, क्योंकि बात ईगो पर भी आ चुकी है। और अगर एक दूसरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा तो इसे ही ट्रेड वॉर कह दिया जाएगा। ज्यादा टैरिफ मतलब दूसरे देश के लिए अपने बाजार बंद करने की कोशिश करना, देश पर बदले की कार्रवाई करना। चलिए अब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझिए। एक्सपोर्ट का मतलब है किसी देश से दूसरे देश को सामान भेजना, जबकि इंपोर्ट का मतलब है किसी देश से सामान अपने देश में लाना। एक्सपोर्ट यानी निर्यात। जब कोई देश अपने उत्पाद या सेवाओं को दूसरे देश में बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत अगर अमेरिका को कपड़े या कंप्यूटर बेचता है तो यह निर्यात होगा। इसी तरह इंपोर्ट यानी आयात। जब कोई देश दूसरे देश से सामान या सेवाएं खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं।
जैसे भारत अगर अमेरिका से मशीनरी या तेल खरीदता है तो यह आयात है। लेकिन आयात और निर्यात क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों दुनिया के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग संसाधनों से युक्त है, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित हो, हर देश की अपनी ताकत और कमजोरी है। हर प्रकार का संसाधन दुनिया के हर देश तक पहुंच सके, इसके लिए WTO बनाया गया। WTO क्या है वो भी आपको समझाते हैं। WTO वो संस्था है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इस संस्था का मकसद है व्यापार में संतुलन बनाए रखना। ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां देश अपने व्यापार संबंधी मतभेदों को दूर कर सकते हैं और एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों को व्यापार के नियमों को समझने और उनका पालन करने में मदद करता है। इसके साथ ही संस्था WTO, इसका मकसद क्या है यह जानना बेहद जरूरी है। WTO का मकसद है विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए मदद करना। WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO के कुल 166 सदस्य देश है। भारत भी 1 जनवरी 1995 से WTO का सदस्य देश है। चलिए वापस लौटते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। एक्सपोर्ट से जहां देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, वहीं इंपोर्ट से लोगों को अलग अलग तरह के उत्पाद और सेवाएं मिलती हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा भी करता है। भारत किन चीजों का निर्यात करता है, अब आपको वो बताते हैं। विश्व बाजार में भारत चाय कॉफी का निर्यातक है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि भारत हीरे का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके अलावा मेडिसिन, पेट्रोलियम, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, जैम्स एंड ज्वेलरी, कंप्यूटर मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, लोहा, इस्पात और फार्मास्यूटिकल से जुड़े उत्पाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब बात उन वस्तुओं की जिन्हें भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। वो है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, गोल्ड। जी हां, सोना जिसकी भारत में कितनी डिमांड है वो हम और आप बखूबी जानते हैं। मशीनरी, सेमीकंडक्टर्स, केमिकल और फर्टिलाइजर। आपको बता दें भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का केवल 17% कच्चा तेल पैदा करता है और बाकी बचा 83% आयात करता है। भारत किन देशों के साथ व्यापार करता है, वो टॉप 10 देश कौन से हैं जहां से भारत ने 2023-2024 में सबसे ज्यादा सामान खरीदा। इनमें सबसे पहला नाम है अमेरिका का, दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, चौथे नंबर पर रूस है, पांचवें पर सऊदी अरब, छठे नंबर पर सिंगापुर आता है, सातवें नंबर पर इराक है, आठवें पर इंडोनेशिया, 9वें नंबर पर आता है हांगकांग और 10वें नंबर पर है दक्षिण कोरिया। तो ये वो 10 अहम देश। इसी तरह बात अगर निर्यात की हो तो 2023-2024 में सबसे ज्यादा निर्यात भारत ने जिन देशों के साथ किया वो है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, चीन, सिंगापुर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। चलिए एक मर्तबा फिर टैरिफ पर लौट आते हैं। भारत में टैरिफ पॉलिसी डायनेमिक है, यानी कि यह बदलती रहती है। इसे जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर दिया जाता है। अगर बात उस स्थिति की करें जब वो देश जहां हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो हम पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है अमेरिका। अप्रैल महीने में ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के बाकी देशों में जैसे मनमाने टैरिफ थोपे, वो किसी से भी छुपे नहीं हैं। अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो इसका क्या असर होगा, अब वो आपको बताते हैं। इसका असर हमारे आईटी सेक्टर और इससे जुड़ी कंपनियों पर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। भारत से अमेरिका को आईटी सेवाओं, सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। हमारी जो लीडिंग कंपनीज है जिनमें टीसीएस है, इंफोसिस है, विप्रो है, इनके लिए अमेरिका में व्यापार करना महंगा हो जाएगा और सीधा असर प्रॉफिट पर होगा। टेक्सटाइल सेक्टर देश का एक बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसका बिजनेस अमेरिका में काफी बड़ा और व्यापक है।
भारत के कपड़ा उद्योग से जुड़ी कंपनियां अमेरिका को भी भारी मात्रा में निर्यात करती है। अधिक टैरिफ लगाने से भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के उत्पाद महंगे हो जाएंगे और अमेरिकी बाजार में उनकी मांग घट सकती है। भारत से अमेरिका को स्टील और ऑटो पार्ट्स का भी भारी मात्रा में निर्यात होता है। नए टैरिफ के कारण भारतीय कंपनियों के उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री घट सकती है और कंपनियों को घाटा उठाना पड़ सकता है। अमेरिका में भारतीय उत्पादों की डिमांड कम होने से इंडियन कंपनीज को दुनिया में दूसरे बाजार तलाशने होंगे। अमेरिकी बाजार महंगा होने से यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे अन्य देशों में नए बाजार तलाशने पड़ सकते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का यूं तो आम लोगों पर असर नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनियों को नुकसान की आशंकाओं के बीच इसे नौकरी पर खतरे से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर कंपनियों का बिजनेस घटता है तो कर्मचारियों की छंटनी की आशंका बढ़ेगी और नौकरियां जाती रहेंगी। खैर, टैरिफ का भारत में इतिहास बहुत पुराना है। यह शब्द जरूर नया हो सकता है, लेकिन व्यापार के तरीकों में कई सौ सालों से इस्तेमाल होता आया है। टैरिफ तब भी लगता था जब देश का कोई राजा किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर वहां से सामान मांगता था। तब टैरिफ के रूप में सोने की गिन्नियां, अशर्फियां या अनाज का कुछ हिस्सा देना होता था। टैरिफ तब से लगना शुरू हुआ है जब से मैनकाइंड ने अपनी आंखें खोली हैं। वो वक्त जब यहाँ पे जो है आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले जब राजशाही हुआ करती थी, उस समय से भी जो है टैरिफ लगता आया है, क्योंकि उस समय भी हर कंट्री, हर इकोनॉमी या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते थे। और अब बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन की जिसकी वजह से विकसित देशों की नजरें हम पर टेढ़ी हो गई। आज भारत मेक इन इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। व्यापार के जो भी समझौते भारत ने दुनिया से किए हों, लेकिन भारत की कोशिश है कि अपना ज्यादा से ज्यादा सामान वो खुद बना पाए, भारत के हुनर का भरपूर उपयोग हो पाए। मेक इन इंडिया के साथ एक और शब्द जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की ओर से आया, वो है वोकल फॉर लोकल। इसका टैरिफ से क्या लेना देना है, इसके बारे में आगे आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान आप जरूर सुनिए जिसमें वो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का आह्वान कर रहे हैं। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे, ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ। सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है वो भी आपको समझाते हैं। वोकल फॉर लोकल का मतलब है अपने लोकल सामान यानी कि घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। दुनिया के साथ ट्रेड में टैरिफ इसीलिए लगाया जाता है ताकि व्यापार में बैलेंस बना रहे और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर भी असर ना पड़े। वोकल फॉर लोकल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है जिसकी शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान हुई। ये वो दौर था जब भारत ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रही थी। लॉकडाउन की वजह से आर्थिकी पर ब्रेकडाउन लग गया था। कोरोना का कहर कम हुआ तो व्यापार उद्योगों को वापस पटरी पर लाने की एक बड़ी चुनौती हर सरकार के सामने थी। जब भारत में केंद्र सरकार की ओर से छोटे बड़े उद्यमियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया था जिससे काफी फायदा हुआ। पीएम मोदी ने तब पहली बार आम लोगों से
लोकल सामान ज्यादा खरीदने की अपील की थी ताकि छोटे उद्यमियों को फायदा हो और देश का पैसा देश में ही रहे। लोकल के लिए वोकल यानी वोकल फॉर लोकल ये तब से ही शुरू हुआ। खास बात यह भी कि इस ब्रांड के पीएम मोदी खुद ब्रांड एम्बेसडर है। अब आपका सीधा सा सवाल यही होगा कि अगर विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो उनका आयात बंद कर दीजिए। भारत में सामान आएगा ही नहीं तो बिकेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। दरअसल WTO का सदस्य देश होने के नाते भारत व्यापार समझौतों का हिस्सा है। हमें इस समझौते के तहत विदेशों से सामान लेना ही पड़ता है। लेकिन हां, अगर देश की जनता यानी कि आम कंज्यूमर चाहे तो वो इन विदेशी सामानों की डिमांड कम कर सकता है, जिससे अपने आप लोकल सामानों की खपत तेज होगी। आपको यह जरूर याद होगा कि जब जब चीन के साथ टेंशन बढ़ती है तो बायकॉट चीन मटेरियल ये बात जोर पकड़ने लगती है। और ऐसे में आम लोग ये बातें भी करते हैं कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि चीन का सामान ना खरीदा जाए, लेकिन सरकार क्यों चीन के सामान को भारत में लाना ही बंद नहीं कर देती। तो शायद आप समझ पाए होंगे कि सरकार की क्या मजबूरियां होती है कि वो कैसे समझौतों के तहत बंदी होती है, जिस कारण वो उनके सामान को भारत में लाने से नहीं रोक सकती। विदेशी लग्जरी कारों का एक बड़ा समूह है जो भारत में अपनी गाड़ियां तो बेचता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने कार पर ज्यादा टैरिफ लगाकर उससे मांग की है कि वो अपने कारखाने भारत में ही लगाए। इसका फायदा कंपनी को भी होगा और भारत के लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा। कुछ ऐसी ही डील भारत मशहूर एप्पल कंपनी के साथ करने की कोशिश में भी जुटा है। अगर भारत में एप्पल की यूनिट लगती है तो फोन की कीमतों में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया रहा है। सबसे पहले इससे हमारी फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा $700 बिलियन के आसपास है, जो कि एक अच्छी रकम है। उसके अलावा जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पे तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है। जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी वो टैक्स है जिससे तमाम तरह के वेलफेयर होते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स, रेलवे, रोड। 2.37 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हमारा अप्रैल 2025 का रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया का फायदा क्या है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब मेक इन इंडिया होगा, यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो मेक इन इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने बहुत बहुत फायदा किया देश का। और आज की तारीख में जब प्रोटेक्शनिज्म का दौर है, यानी हर कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देख रही है, तो ऐसे में मेक इन इंडिया मैं कहूंगा एक बहुत ही विजनरी सोच है हमारी सरकार की, जिसका फायदा हर हिंदुस्तानी को मिल रहा है। एप्पल अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होती है तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी $3500। हमारे यहाँ कॉस्ट पड़ेगी $1000। अगर वो 25% टैरिफ लगा भी देता है तब भी $1250 ही हुए, फिर भी नहीं रुकेगा वो। तो ये थी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ की पूरी जानकारियां। इसके बारे में जानते हुए हमने ये भी समझा और समझाने की कोशिश भी की कि मेक इन इंडिया भारत की इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसी तरह जरूरी है वोकल फॉर लोकल होना। उम्मीद है इनसाइड आउट में हम आपको समझा पाए कि टैरिफ कैसे काम करता है और आयात और निर्यात का खेल चलता कैसे है। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।